हेलो हेलो। देखिए, कुछ ऐसे महान राजा होते हैं जिनके बारे में बताने के लिए दिल चाहता है, और दिल ऐसा चाहता है कि मजा आ जाता है। उन्हीं महान राजाओं में से जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो ग्रेटेस्ट महान राजा जिनकी कंपैरिजन आप समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से कर सकते हैं। ऐसा वो राजा जिसका साम्राज्य बैक्टीरिया, फारस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के पाटलिपुत्रा और मालवा तक फैला हुआ, सिल्क रूट का राजा जिसने सिल्क रूट पे अपना कंट्रोल किया था, इतना महान राजा कनिष्क जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया विदेशी होते हुए। और इसीलिए अशोक और हर्षवर्धन ने से उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ में समुद्रगुप्त जैसा विस्तार करना, वहीं पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा उनके दरबार में नवरत्न को रहना, इतना महान शासक के बारे में बताने का जो मन करता है, ऐसा लगता है कि बताते रहे। वैसे ही महान राजा के बारे में कुषाण वंश का महानतम शासक जिसका नाम था कनिष्क, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये थे महान राजा कनिष्क। कनिष्क द ग्रेट कुषाण किंग बाय प्यूसर द्वारा आपको जानने की, यदि हम मैप द्वारा इस वंश के बारे में चर्चा करें तो ये कहानी प्रारंभ होता है उस समय का जब सिल्क रूट पे कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रहा था। सिल्क रूट वो जो चाइना से होते हुए सिल्क का व्यापार यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक हुआ करता था। ये जो जनजातियां था, ये जनजातियां चाइना के ही हुआ करते थे। इससे पहले भारत में इंडो ग्रीक आए, शक आए, पार्थियन आए, उसके बाद कुषाण की बारी था। और चाइना में इस जनजातियों को, जो चाइना के एरिया में है, और उस चाइना के एरिया में इनको यूची जनजाति कहा जाता था। यूची जनजाति। चाइना में एक बहुत ही बड़ा चीज हुआ कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हो गया, और उससे जो जनजातियां थी ऊपर ना जाके वो नीचे की तरफ सेंट्रल एशिया की तरफ भागने लगे। जब वो सेंट्रल एशिया की तरफ भागने लगे तो वहां से शक निकला था, पार्थियन भी आया, साथ में पीछे हूण भी लगे हुए थे, जो कि यूची जनजातियां को परेशान करके उनको चाइना से निकलने का सबसे बड़ा योगदान जाता है हुणों का, जो गुप्ता वंश में आपको दिखाई देंगे। स्कंदगुप्त हो, उनकी लड़ाई बड़ी भयानक होती है। पुष्पमित्र शुंग द्वारा भी इंडो ग्रीकों का यवनों के साथ उनका लड़ाई हम देखते हैं। साथ में यदि हम बात करें तो यही यूची जनजाति जो थी वो भारत में आए, तो आने से पहले जो यूची जनजातियां था वो करीब करीब 5 हिस्सों में डिवीजन था, 5 ब्रांच था। अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सरदार हुआ करते थे। हर ब्रांच का अपना सरदार था, और उन्हीं में से एक ब्रांच का सरदार जिसका नाम था कुजुल कैटफिशेस, जिसने सारे के सारे ब्रांचों को एकजुट किया, और पहला आक्रमण था उसके बैक्टीरिया पर, जहां पर इंडो ग्रीक हुआ करते थे, जहां यवन हुआ करते थे। तो यवन पे अटैक करके वो बैक्टीरिया साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया से निकलते हुए आगे पंजाब, पाकिस्तान के अफगानिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, काबुल पे आक्रमण किया, और उसके बाद पूरा आधा पंजाब जो है उसके अधीन हो गया। साथ में
वो भारत की तरफ उनका बेटा भीम कन्फ्यूशियस, जिनका नाम था भीम कन्फ्यूशियस, जो कि दूसरा राजा थे कुषाण वंश का, वो अपने साम्राज्य को मथुरा तक लेकर आते हैं। और उसके बाद उनके महानतम राजा आते हैं कनिष्क। कनिष्क वो राजा जो कि अपनी 2 राजधानियां का निर्माण करता है। एक राजधानी उसका फिरोजपुर में जाकर आज का पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, और साथ में यदि हम बात करें तो दूसरा राजधानी इनका मथुरा बनता है। ये 2 कैपिटल का निर्माण होते हैं, उनका 2 राजधानी बनाते हैं आपके कनिष्क। तो ऐसा निर्माण हुआ है कुषाण वंश का। ट्रेड व्यापार, पहला वो राजा थे कनिष्क, जो कि सिल्क रूट पे इन्होंने अपना, जो यहां से सिल्क रूट पामीर नोट से होते हुए ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया और यूरोप में जाने वाला यह व्यापार मार्ग था, जिस पर इन्होंने अधिकार किया। कहा जाता है कि यवनों ने सोने के सिक्के भारत में लेकर आए, लेकिन भारी मात्रा में जिसने भारत में सिक्के चलाया वो महानतम राजा कनिष्क थे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के चलाने वाले सम्राट के रूप में रहे। उनका सबसे मेन जो काम था कि उन्होंने 9 देश, 9 कंट्री पर अपना अधिकार जमाया इन्होंने। साथ में भारत के पाटलिपुत्रा, मालवा तक अपने विस्तार को बढ़ाया। ट्रेड व्यापार कनिष्क के समय में बहुत उन्नत हुआ करती थी। रोमन के साथ, यवन के साथ हमारा व्यापार बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था। भारत उस समय धनी हुआ। साथ में यदि इनके बारे में अशोक जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया, इनको अपनाने वाला जो व्यक्ति था अश्वघोष, जो कि पाटलिपुत्रा में आक्रमण करके वहां से इनको लेकर आए थे। अश्वघोष ने इनको बौद्ध धर्म में बदला। बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म का चौथी संगति इन्हीं के समय में कश्मीर में हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगति कहा जा सकता है किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। साथ में बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में नवरत्न हुआ करते थे, वैसे ही बहुत बड़े बड़े विद्वान कनिष्क के समय में हुआ करते थे। और इसीलिए इनकी तुलना समुद्रगुप्त जैसा विस्तार नीति, अशोक जैसा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, साथ में बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा नवरत्नों को रखा था अपने दरबार में। भारत में यदि करें तो मंदिर की परंपरा इससे पहले तो था, लेकिन कनिष्क के समय में भारी मात्रा में प्रारंभ हुआ। गंधार कला विकसित हुआ इन्हीं के समय में। गंधार कला इन्हीं के समय में विकसित हुआ। तो इतने बड़ा महान राजा, जरा इनको जानने की कोशिश करते हैं। इनकी कहानी, इनके कैसा था व्यापार, इनका इतिहास क्या रहा है, इनको फैक्ट के साथ और आपके एग्जाम की दृष्टि से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इनकी कहानी प्रारंभ होती है। पहला जो इनके राजा थे, और उस राजा का नाम था, वो राजा था कुजुल कैडफिसिस, जिसके बारे में बताया, जिसने अपने सारे ब्रांचों को एक साथ मिलाया था। और उसके बाद पार्थियन, इंडो ग्रीक, शक को, जो कि 5 ब्रांच में शक भी भारत में बैठे हुए हैं, जिसको शक क्षत्रप कहा जाता था।
तो कुजुल कैडफिसिस कुषाण वंश का सबसे विख्यात शासक माना गया। उनके शासन काल में काबुल की घाटी यूनानियों को पराजित किया, बैक्टीरिया का जो एरिया था, तथा उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद पार्थियनों को पराजित कर गंधार और दक्षिण अफगानिस्तान पर भी अधिकार कर लिए। साथ में यदि उनकी बात करें तो उनके सिक्कों के बारे में वो रोमन सम्राट ऑगस्टस के सिक्के के अनुसार अपने सिक्कों की ढलाई करी। इनका इन्फ्लुएंस रोमनों से बहुत बेहतर था। साथ में यदि हम बात करें तो कुजुल कैडफिसिस 45 से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किए। इनके राज्य में बहुत सारे एरिया, जैसे आपके काबुल के एरिया, गंधार के एरिया, बैक्टीरिया, बलूचिस्तान होते हुए कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया तक इनके बेटा भीम कैडफिसिस लेकर आते हैं। तो कुजुल कैडफिसिस का कुषाण वंश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान रहा है यूची जनजातियों को एकजुट करके भारत में इंडो ग्रीकों को लेकर उनको पराजित करके भारत में एंट्री करवाना। शक क्षत्रप उस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत हुआ करते थे और उन शक क्षत्रप को भी उन्होंने बैलेंस किया था कुजुल कैडफिसिस ने। साथ में बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था, आगे यदि बात करें तो इनके एक बेटा भीम कैडफिसिस उनके इतिहास को, उनके विस्तार नीति को आगे बढ़ाते हुए वो मथुरा तक अपने साम्राज्य को लेकर गए। 78 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका पुत्र भीम कैडफिसिस शासक बना। भीम कैडफिसिस पंजाब, सिंध, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को कुषाण राज्य के अंतर्गत कर दिया। तो इनका जो विस्तार था पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश तक, कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना है कि उसने कुषाण साम्राज्य को बनारस तक और दक्षिण में मध्य भारत तक उन्होंने अपना विस्तार किया था। तो उन्हीं की विस्तार नीति को आगे बढ़ाते हुए जो भीम कैडफिसिस थे वो अपना साम्राज्य को बढ़ाते गए। साथ में कुजुल कैडफिसिस की बात करें तो 78 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र भीम कैडफिसिस शासक बने और भीम कैडफिसिस ने पंजाब, सिंध, कश्मीर, उत्तर प्रदेश ये सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। नर्मदा नदी तक अपना विस्तार किया। भीम कैडफिसिस वैसा ही महान राजा। यदि हम आगे बात करें तो भीम कैडफिसिस जो थे उनको देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। सबसे बड़ी खासियत था इन राजाओं में देवपुत्र की उपाधि। और ऐसा भी कहा जाता है, यदि देखोगे उनका पोशाक आज मॉडर्न पोशाक जैसा था पहनावा, उस समय कनिष्क कोट पहना करते थे। यह बहुत ही अद्भुत बात है। एक ऐसा राजा उस समय कोट, आज का जो कोट हम पहनते हैं वैसा ही कोट पहनकर रहते थे कनिष्क। सम्राटों की सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण करी। उसके सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वो शैव मत के थे और 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया था। तो शैव मत, शैविज्म को इन्होंने वो किया था। साथ में यदि आगे बात करें तो उनके महानतम राजा जो कि कनिष्क है, कनिष्क के बारे में यदि बात करें तो कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान राजा साबित हुए।
यदि हम बात करें कनिष्क का, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान राजा साबित हुए। कनिष्क के जीवन में समृद्ध कोई भी पुख्ता समय, देखो एक तो प्रॉब्लम है कनिष्क के बारे में, कनिष्क का जो स्रोत है वो बहुत कम हमको दिखाई देता है, कम स्रोत है उनके बारे में जानकारी। विभिन्न इतिहासकारों के इनके बारे में अलग अलग मानना था। साथ में यदि हम बात करें तो कुषाण लेखों में ज्ञात होता है कि कनिष्क 98 वर्ष में वासुदेव मथुरा पर शासन कर रहा था, परंतु गुप्त अभिलेख से निष्कर्ष निकलता है कि मथुरा उस समय कुषाणों के अधीन था। तो इनका एग्जैक्ट समय मालूम नहीं है कनिष्क का। बहुत ही अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इनके शासन का समय का, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो कंफर्म है कि कुषाण वंश का महानतम राजा कनिष्क थे, ये इतिहास में कंफर्म है। साथ में विभिन्न 78 को कनिष्क के राज्याधोरण का समय माना तर्क संगत प्रतीत होता है। मतलब 78 ईस्वी को ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क जो राजगद्दी पर बैठे, कनिष्क के एक महान विजेता थे, उसने कैडफिसिस साम्राज्य को बहुत ही विस्तार दिया था। साथ में यदि हम बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक जो कि 78 ईस्वी में अपना राज्य रोहण किया, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत चलाया, उसे वर्तमान में भारत सरकार प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र के 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क को कैसर और सीजर की उपाधि धारण किया। तो इनकी उपाधि भी कैसर सीजर, रोमन साम्राज्य जैसा होता था, रोमन के राजा हुआ करते थे, जो उनकी उपाधि हुआ करता था वैसे ही उपाधि धारण किया था कनिष्क ने, कैसर और सीजर की। बड़ा कोट पहनते थे, बहुत बड़ा कोट पहनते थे। आधुनिक भारत में जैसे लोग कोट पहनते हैं वैसे ही कनिष्क पहना करते थे। साथ में यदि हम कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, जो कि आज फिरोजपुर उस समय बोला जाता था, साथ में दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कश्मीर तक इनका फैलाव हुआ, विस्तार हुआ इनकी। साथ में कनिष्कपुर नाम का एक शहर का निर्माण किया इन्होंने। कश्मीर में कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया, संरक्षण दिया, और ये देखने को मिलता है कि कनिष्क ने चौथा अपना बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ। कनिष्क के समय में कनिष्क ने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपूर्ण और संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुआ। कहा जाता है कि इस चौथा बौद्ध संगति का वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वघोष ने कनिष्क को बदल दिया था। किसमें? तो इनको बदल दिया था बौद्ध धर्म में। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूपे का निर्माण कराया। फिरोजपुर स्तूपा उसके समय का प्रसिद्ध स्तूपा था। वहीं पर हम बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे स्तूपा का निर्माण किया। कहा जाता है राबतक अभिलेख से, राबतक इनका राबतक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, यहां से कनिष्क के बारे में बहुत ही ज्यादा पता चलता है। बहुत सारे स्तूपा का निर्माण कराया था इन्होंने। इनको दूसरा अशोका भी कहा जाता है, इनको दूसरा अशोका कहा जाता है। साथ में यदि हम बात करें तो इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान, मैंने कहा
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपके पार्श, अश्वघोष, वासुमित्र, नगार्जुन, चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में जो गंधार मूर्ति कला है वो फेमस हुआ। कनिष्क के समय में मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने चीन से रोम तक जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब 9 देश को जीतना, साथ में भारत में मालवा से लेकर और नीचे की तरफ पाटलिपुत्रा तक अपने अधिकार को बनाना, मथुरा और पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाना। कला क्षेत्र में देखो, मथुरा कला इन्हीं के समय में निकला। समय में बड़े बड़े विद्वान आपको दिखाई देते हैं। चरक संहिता, चरक जैसा चिकित्सक डॉक्टर इन्हीं के दरबार में था। साथ में कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण किया था। वहां से विद्वान अश्वघोष को, साथ में बुद्ध का एक भिक्षा पत्र और एक अनोखा कुकुट प्राप्त किया था। कहा जाता है जब कनिष्क ने पाटलिपुत्रा को जीता तो इन्होंने 3 चीजें लेकर वहां से आए। एक तो अश्वघोष जो कि उपाध्यक्ष होंगे और उन्हीं का श्रेय जाता है कनिष्क को बौद्ध धर्म को बदलने में। साथ में एक मुर्गा लेकर आए जो उस समय का अद्भुत था पाटलिपुत्रा का। तो ये था जो 3 चीज, और साथ में बुद्ध का जो भिक्षा पत्र था वो वहां से जीत कर लाए थे। साथ में महारथान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की घड़ी मूर्ति अंकित है। वही पोशाक वाला जो कोट पहने हुए कनिष्क दिखाई देते हैं। मथुरा में कनिष्क की प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा और पैर में भारी जूते पहने हुए दिखाई देता है। मथुरा में उनका एक प्रसिद्ध है मूर्ति जो कोट, जूता, बूट पहने हुए कनिष्क दिखाई देते हैं। मथुरा से उनका ये मूर्ति मिला था। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं से युद्ध हुआ था जिसमें पहले कनिष्क को पराजय हुई, बाद में विजय। कनिष्क को द्वितीय अशोका भी कहा जाता है। कहा जाता है एक समय ऐसा हुआ कि एक चाइना का ग्रेट कमांडर था पांचाओ। जब कनिष्क ने चाइना पर आक्रमण किया तो पहली बार में तो कनिष्क हार गए थे, लेकिन दूसरी बार में पांचाओ को हरा के उसको भी सिल्क रूट को अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला दिया था। तो देख लो इतना विस्तार था इनका, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया और इनको दूसरा अशोका के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे। उन्हीं विद्वानों में से यदि हम बात करें तो कुछ विद्वान अश्वघोष, जिन्होंने कहा जाता है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म में बदलने का श्रेय इन्हीं को जाता है। वो चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष थे तथा उच्च कोटि का साहित्यकार, जिन्होंने बुद्ध चरिता का निर्माण और सूत्रालंकार जैसे बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया, जिसमें सबसे फेमस है बुद्ध चरिता। साथ में नागार्जुन जो उस समय के आइंस्टाइन कहे जाते हैं, नागार्जुन को आइंस्टाइन कहा जाता था, शून्यवाद इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो नागार्जुन भी इन्हीं के समय में थे। नागार्जुन ये दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इसकी रचना माध्यमिक सूत्र बहुत ही फेमस है, शून्यवाद की कंसेप्ट। ये दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। साथ में वसुमित्र
जो वसुमित्र थे, जो चौथी बौद्ध संगति में अध्यक्ष के रूप में रहे, तो वसुमित्र भी इनके दरबार में थे, जिनका ग्रंथ है महाविवंसा शास्त्र। महाविवंसा शास्त्र लिखा गया है वो किसके द्वारा? वासुमित्र द्वारा। तो आपको याद करके रखना है, अश्वघोष उपाध्यक्ष बौद्ध संगति का, उनकी किताब ही, उनकी रचना बुद्ध चरिता, सूत्रालंकार, साथ में नागार्जुन का माध्यमिक सूत्र, और साथ में यदि वासुमित्र की बात करें तो महाविमर्शा शास्त्र का निर्माण किया था। इतने महान विद्वान थे ये, वैसे ही विद्वान से जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में दिखाई देता है। तो वासुमित्र महाविमर्शा शास्त्र की रचना किया था। इसी बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। साथ में चरक के बारे में, चरक संहिता के बारे में कौन नहीं जानता है? महान डॉक्टर उस समय का। तो ये चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। आयुर्वेद का जो मूल ग्रंथ है वो चरक संहिता द्वारा ही दिखाई देता है। आज देखो लोग आयुर्वेद की बातें करते हैं, ये इसका जो लिया गया है, जो मूल है ग्रंथ, वो चरक संहिता ही है, चरक द्वारा दिया गया। साथ में हुविस्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में हुइस्कपुर नामक नगर का स्थापना कराया, जिसका उल्लेखन कल्हान की राज तरंगनी में दिखाई देता है। साथ में यदि बात करें तो इनके सिक्कों पे, इनका जो अगला था कनिष्क के बाद हुविस्क, जो कि शिव के भक्त थे, स्कंद और विष्णु प्राण देवताओं को आकृतियां मिलती है इनके सिक्कों पर। ये संभवतः रुद्रामन द्वारा पराजित हुए थे और मालवा शकों के हाथ में चला गया था। तो उस समय शक भी 5 ब्रांच लेकर बैठे थे। रुद्रामन थे मालवा के समय में। आपके नहपान आपको दिखाई देंगे, जो नासिक के नहपान कहा जाते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा हारे थे। रुद्रामन कहा जाते हैं कि इनको हरा के और मालवा वाले सारे एरिया को जो अपने कंट्रोल में कर लिया था शकों ने। और कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था, जो हम देखते हैं तो उनके जो अंतिम शासक वासुदेव दिखाई देता है, जो कि इसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसा था इस महान राजा की विशेषता। इस महान राजा ने बहुत ही बड़ा लक्ष्य, जो भारत के, इनका यदि हम बात करें तो इनका एक्सपेंशन, इनका विस्तार, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका पैट्रोनेज, इनका सिल्क रूट, कैसे सिल्क रूट पे कमाल किए थे। यह था एक छोटा सा बायोग्राफी कनिष्क के बारे में। कनिष्क एक राजा नहीं, एक महान सम्राट थे, जिसकी तुलना समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया जा सकता है। कनिष्क समुद्रगुप्त की तरह विस्तार को 9 देशों में बढ़ाया था। साथ में अशोक जैसा इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बौद्ध संगति चौथी कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे नवरत्न अपने दरबार में रखे थे। बस चरक, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान उनके राज दरबार में था। कहा जा सकता है कि कनिष्क का चरित्र इन 4 महान राजाओं जैसा था, जिसमें समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शामिल था। ऐसा थे महान राजा जो कि परिकल्पना से भी ऊपर थे। अगली पार्ट में हम देखेंगे अगले राजा की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।